एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई एम योर मेंटोर। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BPSC 133 तुलनात्मक सरकार और राजनीति। पेपर कोड जरूर मैच कर लीजिएगा। जून सेशन वाले बच्चों के लिए क्लास रहने वाली है, तो वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास रहने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो छोटी सी इंफॉर्मेशन। सबसे पहला कि अगर अभी तक आपने गेस्ट पेपर परचेज नहीं किए हैं तो आप हमारे वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीधा डिस्क्रिप्शन पे लिंक को क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। और अगर आपसे वेबसाइट लिंक से नहीं खुल रहा है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं shop.hindustanknowledge.com। तो इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर सर्च सेक्शन में आपको जाना है और सर्च में जाके आपको अपना पेपर कोड सर्च करना है। कुछ इस तरीके से आपके सारे जितने भी गेस्ट पेपर है वो आ जाएंगे। डिस्काउंट चल रहा है इसलिए बेस्ट ऑफर है, अभी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। अगर अभी तक आपने अपने सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा है, हर चीज के आपको असाइनमेंट, PYQ, नोट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर। आप इस पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट हमारे सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसे विकसित हुई इस पर टिप्पणी लिखनी है। जब भी आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे तो हमेशा याद रखना है आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, भूमिका या परिचय आप इसे कह सकते हैं। दूसरा होता है प्रमुख बिंदु यानी मेन बॉडी, और तीसरा होता है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें देश की सत्ता जनता के हाथ में होती है। यानी लोकतंत्र वहां मौजूद होता है जब जनता के हाथ में सीधा सीधा शासन व्यवस्था होती है। जनता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव खुद करती है, वह प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं और लोकतंत्र को मुख्य रूप से जनता द्वारा और जनता के लिए शासन कहा जाता है। लोकतंत्र को अगर परिभाषित करना है तो हम सबसे छोटे शब्दों में यही कहेंगे कि जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन और जनता के लिए शासन। आज दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। यह व्यवस्था एक लंबे ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। यानी हम देख सकते हैं कि अब जो जनता द्वारा सत्ता है वो पूरे देश में बहुत सारे देशों ने अपना ली है, शासन व्यवस्था को इसे अपनाया है। अब बढ़ते हैं इसके मुख्य बिंदु की तरफ। पहला है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रारंभ, यानी कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। लोकतंत्र की शुरुआत प्राचीन यूनान यानी ग्रीस के नगर जैसे एथेंस से मानी जाती है। वहां नागरिक सीधे शासन संबंधी निर्णय में भाग लेते हैं। यानी जो नागरिक है वो सीधा सरकार के निर्णयों में भाग लेते हैं। हालांकि उस समय महिलाओं, दासों और विदेशियों को मत का अधिकार नहीं था। यानी उस समय पर जो है ये उस यूनान में जो है महिलाओं को, कुछ निचले तबके को और विदेशी को मत देने का अधिकार नहीं था। इसीलिए उसे लोकतंत्र स्वरूप बहुत सीमित था। इसलिए वहां का जो लोकतंत्र स्वरूप था वो सीमित था। मध्यकाल में राजतंत्र का प्रभाव बढ़ गया और राजा की सर्वोच्च शासन बन गया। यानी मध्यकाल में हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है राजतंत्र बढ़ता गया और वहां राजा को सर्वोच्च माना जाने लगा। जनता को शासन में भाग लेने का अधिकार वहां नहीं था। जहां राजतंत्र था वहां पर जनता को शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई और लोकतंत्र की मांग करनी शुरू की। अगले पॉइंट है लोकतंत्र के विकास की प्रमुख घटनाएं, यानी वे कौन सी घटनाएं थी जिनके द्वारा जो है लोकतंत्र की स्थापना हुई। मैग्ना कार्टा यानी 1215 में हम देखते हैं इंग्लैंड के वर्ष 1215 में मैग्ना कार्टा नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। इसमें राजा की शक्ति को सीमित किया और कानून शासन व्यवस्था की अवधारणा को मजबूत किया। यानी हम देखते हैं कि इस दस्तावेज के तहत इसे 1215 में लाया गया और इसके कारण जो है राजा की शक्तियां नियंत्रित हुई और शासन व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हुई। इसे लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण शुरुआत माना जाता है। यानी इसे हम लोकतंत्र की शुरुआत में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति यानी 1688
1688 में गौरवपूर्ण क्रांति ने संसद की शक्ति को बढ़ाया और राजा को निरंकुशता को कम किया, यानी इसमें संसद की शक्ति और बढ़ी और राजा जो निरंकुशता फैला रहे थे उसमें कमी आई। इसके बाद संवैधानिक शासन की स्थापना हुई जिससे लोकतंत्र मूल्यों को बल मिला। ठीक है, अगला पॉइंट है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776। अमेरिका में 1776 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यानी 1776 में ब्रिटिश शासन से अमेरिका आजाद होगा। स्वतंत्रता की घोषणा और समानता, स्वतंत्रता और जनता के अधिकारों पर जोर दिया गया। जैसे ही जो अमेरिका है वो स्वतंत्र हुआ, उसने जनता की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की मांग शुरू की। इसे लोकतांत्रिक विचार का प्रसार हुआ। अगला है फ्रांसीसी क्रांति 1789। फ्रांसीसी क्रांति लोकतंत्र के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, यानी हम जितनी भी घटनाएं देखते हैं लोकतंत्र प्राप्ति में, लोकतंत्र की स्थापना में, उसमें फ्रांसीसी क्रांति एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। इस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसने राजतंत्र और सामंती व्यवस्था को चुनौती दी तथा जनता के अधिकारों को महत्व दिया। आगे बढ़ते हैं आधुनिक लोकतंत्र का विकास, यानी हम देखते हैं कि आज आधुनिक जो समय में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ। 19वीं और 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र बहुत तेजी से विकसित हुआ, लेकिन जैसे हालांकि पहले लोग इतने विकसित नहीं हो रहे थे इस सोच को लेकर, लेकिन हम 19वीं 20वीं शताब्दी में देखते हैं तो लोग बहुत भारी मात्रा में इस लोकतंत्र की तरफ जुड़ाव महसूस कर रहे थे। कई देशों में लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया, यानी अब धीरे धीरे लोग मत के अधिकार की तरफ भी बढ़ने लगे थे। प्रारंभ में केवल संपन्न पुरुषों को ही मतदान का अधिकार था, यानी निम्न वर्ग के पुरुषों को भी अधिकार नहीं था। जो संपन्न एकदम कुलीन वर्ग के पुरुष थे उनको ही मत देने का अधिकार था। लेकिन बाद में महिलाओं और वयस्क नागरिकों को भी मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जाना गया। इसे डबल हाईलाइट कर देती हूँ, बहुत जरूरी है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकतांत्रिक विचारों और अधिक प्रसार हुआ, यानी हम देखते हैं कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकतंत्र, लोगों के अंदर जो आजादी की भावना थी, अपने स्वतंत्रता की भावना थी, वो और ज्यादा विकसित होती है, जिससे लोग जो है लोकतंत्र की मांग करने लगते हैं। ठीक है, अनेक उपनिवेश स्वतंत्र हुए और उन्हें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई, यानी बहुत सारे जो देश थे वो आजाद हुए, स्वतंत्र हुए और लोकतंत्र व्यवस्था को अपना लिया। उनमें से जैसे हम भारत को उदाहरण दे सकते हैं। एक बात ये और है कि आप अपने आंसर्स में अगर उदाहरण ऐड करोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका जो जब आप उदाहरण देते हैं तो आपके जो एग्जामिनर है उसे पता चलता है कि आपको इसकी गहरी समझ है, तो उससे आपके मार्क्स जो है इंक्रीज होते हैं। वो मतलब अगर आप थोड़ा सा शब्दों का कम उपयोग करोगे तो भी एग्जाम्पल से चीजें समझाई जा सकती हैं। भारत में लोकतंत्र का विकास, यानी अब हम देखते हैं कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें कैसे मजबूत हुई। भारत में लोकतंत्र की जड़ें प्राचीन काल तक जाती हैं। जब कुछ गणराज्य अस्तित्व में थे तो आधुनिक भारत में लोकतंत्र का विकास स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और भारत एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यानी भारत 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और उस समय एक संपूर्ण संपन्न प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य इसे घोषित कर दिया गया। भारतीय नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और मतदान का अधिकार भी प्रदान किया गया, यानी उसमें मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार सब कुछ दिया गया। मतदान का अधिकार भी दिया गया, चाहे वो 18 वर्ष से ऊपर हर व्यक्ति को ये दिया गया। आप इसमें लिख सकते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या थी, आइए उनको देख लेते हैं। कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार, यानी लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी। सभी नागरिकों को अधिकार सम्मान मिलेंगे, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। कानून का शासन, यानी इसमें संविधान में जो कानून बने जाएंगे उसके हिसाब से शासन चलेगा, कोई राजशाही शासन नहीं चलेगा। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी लोगों को अपना मत देने का अधिकार है, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता, यानी सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना होगा। उपसंहार पे आते हैं, यानी उपसंहार होता है निष्कर्ष। सॉरी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, निष्कर्ष के बिना आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल अधूरा, इसलिए जरूर लिखिएगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है।
अनेक संघर्षों, क्रांतियों, आंदोलनों के माध्यम से जनता ने अपने अपने अधिकार प्राप्त किए। यानी आप देखते हैं कि लोकतंत्र एकदम से नहीं मिला है, बहुत सारी ऐतिहासिक क्रियाएं हुई हैं, क्रांतियां हुई हैं, विद्रोह हुए हैं, जिनके वजह से आज ये स्थापना हुई है या इतनी विकसित हुई है। आज लोकतंत्र दुनिया की सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था बन गया है, क्योंकि यह लोगों को समान अवसर और स्वतंत्रता और शासन में भागीदारी प्रदान करता है। यानी जनता की इसमें सीधी सीधी भागीदारी बढ़ती जा रही है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जागरूक नागरिक, निष्पक्ष चुनाव और मजबूत संस्थाएं आवश्यक हैं। यानी एक लोकतंत्र व्यवस्था के लिए एक नागरिक का जागरूक होना, निष्पक्ष होना और चुनावों का निष्पक्ष होना और एक मजबूत संस्था का होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार लोकतंत्र मानव सभ्यता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो समाज में न्याय, समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एकात्मक शासन प्रणाली की बुनियादी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी जो एकात्मक शासन प्रणाली है उसकी विशेषताएं हमें बतानी है। हमेशा इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। एकात्मक शासन प्रणाली वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें पूरे देश की राजनीति, प्रशासनिक शक्तियां मुख्य रूप से केंद्र सरकार के हाथ में होती है। यानी हम देखते हैं कि एकात्मक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूरा का पूरा जो देश है उसकी व्यवस्था केवल एक ही जो पद है उस व्यक्ति नहीं बोल सकते, क्योंकि व्यक्ति से नहीं होता, पद होता है। जैसे प्रधानमंत्री पद से जाने जाते हैं, ठीक है, उस तरीके से यानी केंद्र के हाथों में होगी, यानी केंद्र सरकार के हाथों में होगी। इस प्रणाली में राज्य, प्रांत और स्थानीय इकाई यदि मजबूत भी हो तो उन शक्तियों को केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। यानी अगर कोई शक्ति दी भी जाती है प्रांत या राज्य को तो वो केंद्र द्वारा ही दी जाती है। केंद्र सरकार सर्वोच्च होती है और आवश्यकता पड़ने पर इन शक्तियों में परिवर्तन भी कर सकती है। यानी ये सबसे ऊपर होती है और अगर कभी जरूरत पड़ी तो इनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण जैसे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जापान जैसे देशों में एकात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, मुख्य बिंदु का पहला पॉइंट है शक्तियों का केंद्रीकरण। एकात्मक शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। देश की विधायी, कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियां मुख्य रूप से केंद्र के हाथों में ही होती है। यानी हम देखते हैं कि एकात्मक व्यवस्था में सीधे सीधे केंद्र की ओर जो जितनी भी शक्तियां हैं वो केंद्र के हाथों में होती हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र द्वारा ही लिए जाते हैं और जिससे पूरे देश में एकता या एकाग्रता बनी रहती है। यानी इससे माना जाता है कि पूरे देश में एक जैसा कानून होगा, कोई भी राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता। केंद्र सरकार की सर्वोच्चता, इस प्रणाली में केंद्रीय सरकार सर्वोच्च होती है, राज्य या स्थानीय प्रशासन केंद्र के अधीन कार्य करते हैं। यानी इस व्यवस्था में हम देखते हैं कि केंद्र और ज्यादा मजबूत हो जाता है और इसमें राज्य और स्थान अपने केंद्र के अधीन ही कार्य करते हैं। केंद्र चाहे तो वह अधिकार बढ़ा सकता है, घटा सकता है या समाप्त भी कर सकता है। इसलिए अंतिम अधिकार केंद्र के पास ही होता है। यानी हम देखते हैं कि सर्वोच्च सत्ता केंद्र के हाथ में ही आती है। एकल संविधान, अधिकांश एकात्मक राज्यों में पूरे देश के लिए एक ही संविधान होता है। सभी नागरिकों के पास कानून लागू होते हैं, यानी एक समान कानून लागू होते हैं और शासन व्यवस्था एक ही संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत संचालित होती है। यानी हम देखते हैं कि जो शासन व्यवस्था है वो एक ही केंद्र के हाथों से निर्धारित होती है। इससे प्रशासन स्पष्ट और एकता बनी रहती है। अगला पॉइंट है एकल नागरिकता। एकात्मक शासन व्यवस्था में प्रणाली में समानतः नागरिक को केवल एक ही नागरिकता प्राप्त होती है। यानी पूरे देश में सभी को एक ही नागरिकता मिलेगी। जैसे भारत में सभी को हिंदुस्तानी कहा जाता है, इस तरीके से नागरिक सीधे राष्ट्र के नागरिक होते हैं, यानी सीधी सीधी उनको नागरिकता प्राप्त होती है। भारत के नागरिक ऐसे बोलते हैं ना, भारत के नागरिक, किसी राज्य या प्रांत की अलग नागरिकता नहीं होती। यानी हम किसी को ये तो नहीं कहते ये कि किसी राज्य का, जब हम बाहर जाते हैं किसी विदेश में जाते हैं तो हम ये तो नहीं बोलते कि हम इस राज्य के नागरिक हैं, हम बताते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं। इस तरीके से उन्हें जो नागरिकता मिलती है वो देश के हिसाब से मिलती है एकात्मक में। इससे राष्ट्रीय एकता और समानता को बढ़ावा मिलता है। अगला पॉइंट है प्रशासनिक एकरूपता। पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था लगभग समान रहती है। यानी हम देखते हैं कि पूरी प्रशासन व्यवस्था समान है। कानून, नीति, नियम पालन सभी क्षेत्रों में एक जैसे ही किया जाता है। इससे शासन कार्यों में समानता और सरलता आती है। अगला पॉइंट है त्वरित निर्णय लेने की क्षमता। यानी तुरंत एकदम त्वरित, एकदम
तेजी से निर्णय लेने की शक्ति, यानी अब जैसे अगर एकात्मक व्यवस्था ना हो तो यहाँ पर कुछ राज्य प्रश्न उठा सकते हैं व्यवस्थाओं पर। ऐसी व्यवस्था में इधर सिर्फ केंद्र का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होता है, क्योंकि सत्ता केंद्र के हाथ में है, इसलिए निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच विवाद समन्वय की समस्या कम हो जाती है और आपातकालीन परिस्थितियों में सरकार शीघ्र निर्णय लेकर प्रभावी कार्यवाही कर सकती है। यानी हम देखते हैं कि सत्ता जब पूरी जो है केंद्र के हाथ में है तो अब उसे जो निर्णय लेने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। कम प्रशासनिक खर्च, एकात्मक शासन व्यवस्था में सरकार स्तर कम हो जाता है, यानी सरकार का जो खर्च है वो कम हो जाता है। इसमें प्रशासनिक ढांचा अपेक्षाकृत सरल होता है और खर्च भी कम होता है। संसाधनों का बेहतर उपयोग भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, इस प्रणाली में पूरे देश के लिए समान नीति समान कानून बनाए जाते हैं। इससे क्षेत्रीय भेदभाव कम हो जाता है और राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत हो जाती है। यानी हम देखते हैं कि जब पूरे राष्ट्र में एक जैसी नीति एक जैसे कानून लागू होंगे तो ये भेदभाव कम होगा और एकता अखंडता और ज्यादा मजबूत होगी। नागरिकों में राष्ट्र के प्रति सम्मान भावना विकसित होती है। I'm so sorry, अगली थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं कि हम देखते हैं कि पूरे राष्ट्र में जब एक जैसे कानून नीतियां लागू हो रही हैं तो वहां भेदभाव की कम हो जाते हैं और राष्ट्रीय एकता अखंडता और मजबूत हो जाती है। स्थानीय इकाइयों की सीमित स्वायत्तता, स्थानीय निकायों और प्रांतीय प्रशासनों में कुछ अधिकार दिए जा सकते हैं लेकिन वे केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं। यानी हम देखते हैं कि स्थानीय व्यवस्था में और प्रांतीय व्यवस्था में यानी राज्यों को कुछ अधिकार ऐसे दिए जा सकते हैं लेकिन उनका पूरा नियंत्रण जो है केंद्र के हाथों में होता है। उनकी स्वायत्तता सीमित होती है, वे स्वतंत्र रूप से संवैधानिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी वो इतने स्वतंत्र नहीं होते हैं कि वो खुद निर्णय पूरे ले सके, यानी कुछ छूट होती है लेकिन पूरी नहीं होती है। अंत में लिखेंगे निष्कर्ष, कंक्लूजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना आपका क्वेश्चन अधूरा है। एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्रीय सरकार सबसे शक्तिशाली होती है और पूरे देश की शासन व्यवस्था एक ही केंद्र से संचालित होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं शक्तियों का एकीकरण, केंद्रीय सर्वोच्चता, एकल संविधान, एकल नागरिकता, प्रशासनिक एकरूपता और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता। यह प्रणाली राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देती है। हालांकि कभी कभी स्थानीय आवश्यकताओं को पर्याप्त महत्व न मिलने की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है, फिर भी छोटे छोटे अपेक्षित स्वरूप देशों के लिए एक शासन प्रणाली अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। यानी हम देखते हैं कि एकात्मक व्यवस्था इतनी एकता पर जो केंद्र पर पूरी संचालित होती है, केंद्र द्वारा ही पूरी संचालित होती है, इसमें राज्यों की भागीदारी बहुत सीमित हो जाती है, अधिकार बहुत सीमित हो जाते हैं और ये बहुत प्रभावी मानी जाती है शासन व्यवस्था, फिर भी ये बहुत प्रभावी मानी जाती है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आए हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए। यानी विकासशील जो विकसित देश है वो तो विकसित है ही, लेकिन जो विकास की तरफ बढ़ रहे हैं उन देशों के सामने जो बाधाएं आती है उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। हमेशा इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है और सरकार जनता के हित में ही कार्य करती है। लोकतंत्र व्यवस्था जो होती है जनता द्वारा बनाई जाती है, जनता के लिए बनाई जाती है, यानी जिनका प्रतिनिधित्व चुना जाएगा, प्रतिनिधि चुना जाएगा, वो भी जनता के हित के लिए ही कार्य करेगा। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करना होता है। यानी लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि का मेन उद्देश्य होता है वो होता है नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और उन्हें न्याय देना। हालांकि विकासशील देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सफलतापूर्ण लागू करने में कई कठिनाइयां सामने आती हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याएं लोकतंत्र को सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न करती है। यानी हम देखते हैं कि बहुत बार विकासशील देशों की लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित करने में बहुत सारी समस्याएं, बाधाएं आती हैं। मेन बॉडी यानी कि मुख्य बिंदुओं पर आएंगे। पहला है गरीबी और आर्थिक असमानता। विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या गरीबी होती है, यानी जो विकास की राह में बढ़ रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी होती है। एक सेकेंड, ओके।
जब लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य पूरी नहीं होती है तब वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी नहीं कर पाते हैं। जब हम देखते हैं कि उनकी खाना पानी को एक कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान तो लोगों की जरूरत है ही, अब शिक्षा और स्वास्थ्य भी लोगों की जरूरत है, उसे पूरा करने की में उसमें लोगों की भागीदारी पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत बाधाएं आती हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोग कई बार लालच और दबाव में आकर मतदान करते हैं, इससे लोकतंत्र की गुणवत्ता प्रभावित होती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वोट खरीदे जाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था में जो गरीब लोग हैं वो अपना फायदा देखते हैं कि हमें एक वोट थी तो देना है, लेकिन ये बहुत हद तक सही नहीं होता है। ठीक है, इससे लोकतंत्र प्रभावित होता है। अशिक्षा और राजनीतिक जागरूकता की कमी, हम देखते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति तर्क कर सकता है, अपने सवाल उठा सकता है और वो जानता है कि उसे किस सरकार को चुनना चाहिए, लेकिन जो अशिक्षित व्यक्ति है वो जो सुनेगा उस हिसाब से बातें करेगा या बातों पे विश्वास करेगा, या फिर वो वही पहले वाला पॉइंट के हिसाब से कि ये लालच में आकर वोट डाल देगा। आइए बढ़ते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों की का शिक्षित और जागरूक होना आवश्यक है। विकासशील देशों में अशिक्षा का स्तर अपेक्षित होता है, यानी हम देखते हैं कि अशिक्षा का स्तर जो है विकासशील देशों में बहुत अधिक होता है। जैसे अभी हम भारत का उदाहरण लेके चले तो ये एक विकासशील देश है, इसमें बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं, तो उस तरीके से अगर आप उदाहरण भी ऐड करेंगे तो आपका क्वेश्चन और निखर कर आएगा। कई लोग अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते, यानी बहुत सारे लोगों को अभी तक ये जानकारी नहीं है कि उनके पास क्या अधिकार है, क्या उनके उन्हें क्या क्या कर्तव्य प्राप्त है, इसलिए वो उनका उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। इसके कारण वे योग्य उम्मीदवार का चयन करने की बजाय जाति, धर्म या व्यक्ति प्रभाव के आधार पर मतदान कर देते हैं, यानी बहुत बार वो जाति धर्म के व्यक्तिगत प्रभाव के कारण मतदान कर देते हैं अशिक्षा की वजह से, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है, यानी बहुत बड़ा खतरे के रूप में है। जब सरकारी अधिकारी और राजनेता अपने निजी लाभ के लिए पद का दुरुपयोग करते हैं तब जनता का विश्वास शासन व्यवस्था पे थोड़ा कम हो जाता है। यानी कहते हैं ना कि राजनीति एक दलदल है। क्यों कहती है जनता ऐसा? क्योंकि उनके मन में ये भावना पैदा हो गई है, कुछ भ्रष्टाचार की वजह से, करप्शन की वजह से लोगों के मन में भावना आ गई है। भ्रष्टाचार के कारण विकास योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो जाती है। अगला पॉइंट है जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद। कई विकासशील देशों में सामाजिक विभाजन लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है, यानी हम देखते हैं कि समाज में जाति, धर्म और क्षेत्र विभाजित जो हो रखे हैं उसकी वजह से बहुत बार लोकतंत्र को सही तरीके से स्थापित करने में बहुत बड़ी चुनौती आती है। लोग धर्म जाति के चक्कर में पड़ के गलत वोट भी दे देते हैं। चुनावों में अक्सर जाति, धर्म और क्षेत्रीय पहचान को राजकीय लाभ के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कई बार जाति धर्म के आधार पर वोट लिए जाते हैं और लोग उन्हें दे भी देते हैं क्योंकि वो अशिक्षित है। उन्हें शायद हो सकता है वो सही भी वोट दे रहे हो, अपने मन से दे रहे हो, लेकिन शिक्षा का होना बहुत जरूरी है जाति धर्म से ऊपर उठ के। इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर हो जाती है और योग्य नेतृत्व की बजाय पहचान आधारित राजनीति को बढ़ावा मिलता है। हम देखते हैं कि एक योग्य सरकार बनने की बजाय एक पहचान आधारित सरकार का निर्माण हो जाता है। अगला पॉइंट है कमजोर संस्थाएं और कानून का कमजोर क्रियान्वयन, यानी लोकतंत्र की सफलता के लिए न्यायपालिका, चुनाव आयोग, प्रशासन और अन्य संस्थाओं का मजबूत होना आवश्यक है। यानी एक मजबूत शासन, एक सत्ता की व्यवस्था के लिए पूरे जो जितने भी संस्थाएं उनका भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। विकासशील देशों में कई बार संस्थाएं राजनीतिक दबाव में काम करती हैं या उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कानून का समान रूप से पालन नहीं हो पाता, जैसे कानूनी व्यवस्था बनी है वैसे पालन नहीं हो पाता है। राजनीतिक अस्थिरता, बार बार सरकार बदलना, गठबंधन की समस्या आना और राजनीतिक संघर्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को कमजोर कर देते हैं। राजनीतिक अस्थिरता के कारण सरकारें दीर्घकालीन विकास योजना के प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाती। जैसे कोई सरकार सत्ता में आई, ठीक है, और उन्होंने कोई योजना बनाई 10 से 12 वर्ष के लिए, लेकिन वोट तो हर 5 साल में होते हैं ना, तो अगर 5 साल बाद वो सरकार गिर जाती है तो वो योजनाएं अस्थिर रह जाती है, यानी दीर्घकालीन लंबे समय तक वो विकास में नहीं रह पाती हैं, जिससे जनता का लोकतंत्र पे विश्वास थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी घटता है। चुनावी हिंसा और धनबल बाहुबल का प्रभाव, कई विकासशील देशों में चुनावों के दौरान हिंसा, धमकी या धन
बल या बाहुबल का प्रयोग किया जाता है। हम बहुत बार देखते हैं कई बार जनता को जो है चुनाव में वोट बल या फिर पैसे के बल पर या धमकी के बल पर छीने जाते हैं जनता से उनके वोट। इससे स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव प्रभावित होते हैं। जब चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती है तब लोकतंत्र की मूल भावना जो होता है वो कमजोर पड़ जाती है। जब जब चुनाव में वोट खरीदे ही जाएंगे तो कैसी लोकतंत्र व्यवस्था होगी, आप समझ सकते हैं, है ना। मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रभाव। लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी हमारे जो चौथा स्तंभ है उसे मीडिया को ही कहा जाता है, चौथा स्तंभ है। यानी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया का होना बहुत जरूरी है एक लोकतंत्र व्यवस्था में। लेकिन कुछ विकासशील देशों में मीडिया पर राजनीतिक और या आर्थिक दबाव रहता है। यानी हम बहुत बार देखते हैं कि कुछ विकासशील देशों में मीडिया पर भी दबाव होता है कि आप ये नहीं दिखा सकते, वो नहीं दिखा सकते, आप सरकार के बारे में ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। यानी बहुत सारे दबाव भी मीडिया को भी दिखना पड़ता है, जिससे जनता को सही और निष्पक्ष जानकारी नहीं मिल पाती है और इससे लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। ठीक है, निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। विकासशील देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के सामने गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, सामाजिक विभाजन, कमजोर संस्थाएं, राजनीतिक अस्थिरता जैसी अनेक बाधाएं मौजूद हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए शिक्षा का प्रसार, आर्थिक विकास, पारदर्शी प्रशासन, स्वतंत्र मीडिया और मजबूत लोकतंत्र संस्थाओं का निर्माण आवश्यक होता है। जब नागरिक जागरूक होंगे, पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, तभी वे एक अच्छी सरकार का निर्माण करवा सकते हैं। लोकतंत्र वास्तव में सफल और प्रभावी तभी बन सकेगा। आई होप निष्कर्ष समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो स्लो लगे तो आप थोड़ी सी स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण राज्य की संप्रभुता के लिए क्यों चुनौती प्रस्तुत करता है। यानी वैश्वीकरण ने राज्य की संप्रभुता को कैसे चुनौती दी है ये हमें बताना है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया के विभिन्न देश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी रूप से एक दूसरे से अधिक जुड़ते हैं। यानी वैश्वीकरण के कारण ही आज लोगों का आपसी जुड़ाव, देशों का आपसी जुड़ाव, संपर्क, संचार बहुत आसान हो गया है। आज व्यापार, संचार, निवेश, शिक्षा, सूचना आदान प्रदान राष्ट्र की सीमाओं के परे हो गया है। यानी इतना आराम से अब अगर हम यहाँ बैठकर दूर दराज तक कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या फिर कोई शिक्षा, जैसे आप ऑनलाइन शिक्षा, जैसे मैं आपको ऑनलाइन टीच कर रही हूँ, तो ये कैसे हो पा रहा है? ये वैश्वीकरण के दौर से ही हो पा रहा है। या जरूरी नहीं है सिर्फ एक देश के अंदर ही, एक देश से दूसरे देश तक भी चीजों का प्रसार होना भी, इसी का आदान प्रदान होना भी इसी की देन है। वैश्वीकरण ने विकास के अनेक अवसर प्रदान किए हैं, लेकिन इनके साथ ही राज्य की संप्रभुता को भी चुनौती दी है। यानी बहुत बार हमें इसकी चुनौती का भी सामना करना पड़ा है। राज्य की संप्रभुता का अर्थ क्या है, आइए उसे देखते हैं। कि संप्रभुता का अर्थ होता है किसी राज्य अपने क्षेत्र, जनता, संसाधनों का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हो तथा वह बिना किसी भारी हस्तक्षेप के अपने निर्णय स्वयं ले सके। वह अधिकांश राष्ट्रीय राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। यानी हम देखते हैं कि संप्रभु राज्य वो होता है जिसमें वो अपने खुद की जो उसकी जनता, उसके क्षेत्र, वो भारी हस्तक्षेप वहां पे कम हो, आंतरिक कार्य ज्यादा हो। वैश्वीकरण के द्वारा प्रस्तुत प्रमुख चुनौतियां। आर्थिक निर्णयों पर नियंत्रण में कमी। वैश्वीकरण के कारण देशों में अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ रही हैं। यानी अर्थव्यवस्थाएं, जो एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ाव वैश्वीकरण की वजह से ही कर पा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे एमएनसीज का प्रभाव बढ़ रहा है। कई सरकारों को निवेश आकर्षित करने के लिए अपनी नीतियों को बदलाव करना पड़ता है। यानी बहुत सारे देशों को आपसे जुड़ाव के लिए अपनी नीतियों में भी बदलाव करना पड़ता है। इससे आर्थिक नीतियों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण कम हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ता प्रभाव। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो बढ़ता प्रभाव है उसके बारे में बात करते हैं। आज बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई देशों में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती हैं। यानी जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं, ये अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करती है। जैसे गूगल हो गई, यानी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, एमएस वाले हो गई। तो ये जो है ये कंपनियां धीरे देशों की अर्थव्यवस्था को सीधा प्रभावित करती हैं। इसके पास विशाल पूंजी और संसाधन होते हैं और कई बार कंपनियां सरकार पर अपने हितों के अनुसार नीति बनाने का दबाव डालती है। यानी कई बार उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों के दबाव से भी नीतियां बनानी
लगानी पड़ती है। इससे राज्यों का स्वतंत्र नीति निर्माण क्षमता प्रभावित होती है, यानी राज्यों की अपनी स्वतंत्रता बहुत प्रभावित होती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हस्तक्षेप। वैश्वीकरण के दौर में अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे कि यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। यानी यूएन, डब्ल्यूटीओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक की भूमिका के बढ़ते स्वरूप को भी इसमें देख सकते हैं। इन संस्थाओं के नियम शर्तों का पालन करने के लिए देशों को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता है, जिससे उनकी अपनी खुद की जो स्वतंत्र नीति है वो सीमित हो जाती हैं। सांस्कृतिक पहचान पर प्रभाव। वैश्वीकरण के माध्यम से विदेशी संस्कृति, भाषा, जीवन शैली, उपभोक्ता बहुत तेजी से फैल रहा है। यानी हम देखते हैं कि वैश्वीकरण की वजह से लोगों के बीच संचार, भाषा, जीवन शैली बहुत प्रभावित हो रही है। जैसे आज के टाइम में पश्चिमी जो व्यवस्था है उसको लोग बहुत प्रभावित होते हैं उससे। इससे स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का दबाव बढ़ता है। राज्यों के लिए अपनी सांस्कृतिक पहचान और मूल्य रक्षा के लिए चुनौती। यानी हम देखते हैं कि जो एक राज्य है उसकी अपनी संस्कृति, मान ली हमारे देश की संस्कृति का उदाहरण ले लेते हैं, जहाँ पे हमारे देश की वेशभूषा साड़ी वगैरह होती है, लेकिन हम धीरे धीरे जो है जींस या और चीजों का इस्तेमाल करें जो कि पश्चिमी संस्कृति का प्रतीक है, तो इससे क्या होता है कि अपनी खुद की मूल संस्कृति पर हमें चुनौतियों का वो हमारे लिए एक चुनौती के रूप में सामने आती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो ये पिज्जा बर्गर क्या हमारे देश की फूड था नहीं, लेकिन ये भी बाहरी संस्कृति है, हमने अपनाई है। और कई बार आप देखते हैं कि इंडिया का जो फूड है वो बाहर भी लोगों को बहुत पसंद आता है। देखिए क्या होता है कि इससे अपने देश की जो संस्कृति है, पहचान है, उस पर थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलता है। सूचना और तकनीकी का वैश्विक प्रवाह। इंटरनेट और सोशल मीडिया के विकास ने सूचना को की सीमाओं से परे पहुंचा दिया। यानी हमारी कोई भी अब जैसे लड़ाई हो रही है तो हमें यहाँ पर पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? नेटवर्क, सोशल मीडिया या न्यूज के माध्यम से। कैसे होता है वो? इस वैश्वीकरण की वजह से ही होता है। सरकार अब सूचना प्रवाह को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाती। यानी अब ऐसा नहीं है कि सरकार कोई चीज छुपा सकती है कि बाहरी देशों का, क्योंकि ये इंटरनेट से पूरी में वायरल हो जाती है। कई बार भारी विचार अभियान, साइबर गतिविधियां बहुराष्ट्रीय कंपनी और राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित करती है। यानी हम देखते हैं कि बाहर से जैसे बाहर के देशों से भी साइबर क्राइम्स होते हैं, तो वो इससे जो हमारी राजनीतिक स्थिति है उसको प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा की नई चुनौतियां। वैश्वीकरण के कारण आतंकवाद, साइबर अपराध, मानव तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का स्वरूप अधिक जटिल हो गया। हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के से सिर्फ फायदे ही फायदे नहीं हुए, हम इसके सिर्फ सकारात्मक पहलू नहीं दे सकते, हमने इसके नकारात्मक पहलू भी हमेशा देखने हैं कि इससे हमारी संस्कृति को कितना नुकसान हुआ है। हम देखते हैं कि जो सीमा पार साइबर अपराध है वो बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, लोगों की मानव तस्करी हो रही है, यानी इलीगल काम बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ये समस्याएं केवल एक देश तक सीमित रही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक देश में हो रही है, ये पूरे विश्व में फैलती जा रही है। इसलिए राज्य की सुरक्षा व्यवस्था आंतरिक दबाव बहुत पड़ता है और इसकी संप्रभुता को चुनौती मिलती है। अगला पॉइंट है पर्यावरण और वैश्विक समस्याएं। यानी पर्यावरण और वैश्वीकरण पे क्या समस्या पड़ती है उस पर। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण और महामारी जैसी समस्याएं वैश्विक स्तर पर की जाती है। यानी हम देखते हैं जैसे कोरोना उदाहरण दे सकते हैं कि कोरोना बीमारी पूरे विश्व में फैली थी, उसका प्रसार जो है पूरे सब देशों, चीन से शुरू होकर पूरे देशों तक फैल गया था। जलवायु परिवर्तन कई बार हमें जो बाहर देशों की या फिर कहीं की जलवायु परिवर्तन होती है उसका परिणाम दूसरी जगह पे भी देखने को मिलता है। इसके समाधान के लिए देशों में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करना पड़ता है। यानी कई बार जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं इसके लिए, इससे कई बार राज्यों को अपनी स्वतंत्र निर्णय में समझौता करना पड़ता है। यानी उनके जो निर्णय हैं उनसे उन्हें समझौता करना पड़ता है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। वैश्वीकरण ने दुनिया को अधिक जोड़ा हुआ है, परस्पर निर्भर बनाया है, एक दूसरे पर निर्भर बनाया है। इससे आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिला है। हालांकि इसके कारण राज्य की संप्रभुता को चुनौती का सामना करना पड़ा है, जैसे आर्थिक नियंत्रण की कमी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव, सांस्कृतिक परिवर्तन व सुरक्षा संबंधी खतरे। इसलिए आवश्यक है कि राज्य वैश्वीकरण के लाभों का उपयोग करते हुए अपनी संप्रभुता, राष्ट्रीय हितों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए संतुलित नीति बनाए। यानी प्रत्येक राज्य को यह देखना चाहिए कि एक ऐसी नीति का निर्माण किया जाए जिससे कि वैश्वीकरण का लाभ तो वो उठा ही सके, इससे उनकी संप्रभुता, उनकी राष्ट्रीय, उनकी संस्कृति पर कोई प्रभाव ना पड़े। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस
इंपॉर्टेंट जितने भी थे कवर हो चुके हैं। और भी अगर आपको गेस्ट पेपर परचेज करने हैं, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। और पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से पेपर कीजिएगा। देखो लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब भी आप पेपर करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि ये आपका जो आप पेपर लिख रहे हैं ये आपको दोबारा तो नहीं लिखना है, तो इसलिए जितने भी आप इसमें लिख सकते हैं उतने लिखिए। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि वर्ड लिमिट कितनी होती है। आप 1 या 2 क्वेश्चन में इतना टाइम मत दे दीजिएगा कि आगे के क्वेश्चन आप कवर ही ना कर पाए, ठीक है। तो कुछ इन चीजों, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए पेपर को दीजिएगा और बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना, बिल्कुल आराम से पेपर देके आइएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।